Second reason to have a car is if you have kids. Basically, it is just super convenient. कन्वीनियंट गाना गाए थे। Hey guys, welcome back to our channel. जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा था that we guys bought a car. Basically, कनाडा में कार खरीदना is the second most expensive financial decision that you will take. जो पहला decision is the house. एंड गाइस, आपको जैसे पता है कि मैं कोई भी काम बिना रिसर्च के करता नहीं हूं, तो आज की वीडियो में मैंने जितनी भी रिसर्च करी थी रिगार्डिंग बाइंग अ कार, वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद, डू यू इवन नीड टू बाय अ कार? इफ यू डू, व्हेन शुड यू बाय इट? शुड यू बाय अ न्यू कार और अ सेकंड हैंड? हाउ मच शुड यू स्पेंड ऑन अ कार? शुड यू बाय इट ऑन कैश, फाइनेंस और लीज इट? And lastly, what are some of the other expenses that are associated with buying a car, main one being insurance? एंड ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट बड़ा ही पेनफुल है क्योंकि यहाँ पे कार की जितनी इंस्टॉलमेंट होती है मंथली उतनी ही इंश्योरेंस भी पड़ जाती है, स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। बट वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू ट्रिक्स दैट कैन हेल्प यू रिड्यूस योर कार इंश्योरेंस. Do watch this video till the end. I promise that you won't need to watch any other how to buy a car in Canada video after watching this video. तो पहले बात करते हैं, डू यू इवन नीड अ कार? द आंसर इज सिंपल, इट डिपेंड्स। आई नो, आई ऑल्सो हेट दिस आंसर, बट आंसर इज एक्चुअली वेरी सिंपल। अगर आप डाउनटाउन में रहते हो और आपका ऑफिस डाउनटाउन में है तो आपको कार नहीं चाहिए, बिकॉज डाउनटाउन में सब कुछ बहुत ही वेल कनेक्टेड है, सबवे से या टीटीसी जो यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और आपको कार की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बट प्रोवाइडेड योर ऑफिस and house is both in downtown. अब आप बोलोगे अपार्टमेंट्स इन कॉन्डोज इन डाउनटाउन्स और रियली एक्सपेंसिव एंड वो महंगा पड़ेगा। बेसिकली ऐसा है नहीं। इन कनाडा में सबसे बड़े दो खर्चे आर घर एंड गाड़ी। हमारी गाड़ी का खर्चा विच इज EMI एंड इंश्योरेंस मिला के $600 के अराउंड पड़ जाता है। हम इटोबिको में 1+1 अपार्टमेंट का रेंट दे रहे हैं $1900। यही सेम अपार्टमेंट डाउनटाउन में हमें मिलेगा फॉर $2200। तो $300 रेंट ज्यादा देकर $600 की कार के खर्चे बच रहे हैं, तो ओवरऑल तो सेविंग ही हो गई ना। But if you are staying outside of downtown, then it probably makes sense to buy a car. वैसे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, बसेस की भी और ट्रेन की भी, लेकिन जब कड़कती हुई ठंड जब पड़ेगी यहाँ पे दिसंबर जनवरी में, और जब बसेस का वेट करना पड़ेगा उस टाइम पे, तो कार की बहुत याद आने वाली है। बट ऑल इन ऑल, हमारे हिसाब से देयर आर 3 कंडीशंस व्हेन यू शुड कंसिडर बाइंग अ कार. नंबर 1, योर ऑफिस इज नॉट इन डाउनटाउन, क्योंकि अगर आपका ऑफिस डाउनटाउन में है तो पार्किंग वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब जैसे हमारे केस में, मेरा ऑफिस है मिसिसागा में एंड सिमरन का ऑफिस है डाउनटाउन में। जब भी ऑफिस खुलेगा देन आई विल बी टेकिंग द कार, क्योंकि मेरी मिसिसागा में पार्किंग इज फ्री। और टोटल यहाँ पे जो गैस का खर्चा है वो काफी कम है, 55 रुपीज पर लीटर के हिसाब से गैस पड़ती है यहाँ पे। तो टोटल खर्चा जो मेरा होगा गाड़ी ले जाके वापस आने का, वो सिर्फ $5 होगा, जबकि सिमरन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब डाउनटाउन जाएगी तो उसका खर्चा होगा $6 से $7। बट अगर सिमरन कार लेके जाती है तो वो $5 के पेट्रोल के अलावा उसका $10 पर डे की पार्किंग भी लगेगी, विच इज $15, जो पूरे महीने मिला के $300-400 पड़ जाती है, विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आपका ऑफिस डाउनटाउन में है, इनफैक्ट अगर आप कपल हो और आप दोनों का ऑफिस डाउनटाउन में है, तो इट प्रॉब्ली डजंट मेक सेंस टू बाय अ कार। इनफैक्ट आप वहीं पे कॉन्डो ले लो और वहीं से आप पैदल ही ऑफिस जा पाओगे। सेकेंड रीजन टू बाय अ कार इज इफ यू हैव किड्स। डाउनटाउन में बच्चों के साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज द हाउसेस आर वेरी स्मॉल देयर। सो अगर आपको उतने प्राइस से बड़ा घर चाहिए तो आपको डाउनटाउन से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे आप डाउनटाउन से दूर जाते जाओगे तो आपके घर में और नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर में भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो उस केस में कार होना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड रीजन इज इफ यू वांट टू ट्रैवल, एंड ऑनेस्टली ये हमारा रीजन है। अब कनाडा आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। अगर वीकेंड पे बोर हो रहे हैं तो नायग्रा जा सकते हैं। अगर शाम को थोड़ा सा बाहर देखना है, सनसेट देखना है, तो लेक फ्रंट पे जा सकते हैं। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अगर कार होगी। अगर हम यहाँ से उबर लेके जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे तो या तो टाइम ज़्यादा लगेगा या पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो उस केस में अगर आपको भी घूमना है तो इट इज़ प्रॉब्ली बेटर टू बाय अ कार। Now let's talk about when to buy a car. इसमें 2 मेन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर इज जॉब। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जब तक आपकी जॉब स्टेबल नहीं हो जाती है, टू नॉट थिंक अबाउट बाइंग अ कार।
जो आप घर से पैसे लेकर आए हो उन्हें बचा के रखो। एंड ये भी एक बात है कि अभी आपकी अकोमोडेशन जब आप नए आते हो इज वेरी शॉर्ट टर्म, आपको नहीं पता कि आपकी जो वर्क प्लेस और अकोमोडेशन में कितना आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो वी वुड सजेस्ट कि जब आपकी जॉब फाइनल हो तो आप पहले अकोमोडेशन ढूंढो एंड उसके बाद गाड़ी के बारे में सोचो। एंड दूसरा है क्रेडिट स्कोर। अगर आप कार फाइनेंस कराने वाले हो तो आपका क्रेडिट चेक होगा। अब हम यहाँ पे 5 महीने पहले आए थे और हमारा क्रेडिट स्कोर 618 से 795 हो गया है इन जस्ट 5 मंथ्स। ये हमने कैसे करा, इस पे हमने वीडियो बनाई थी, सो डू चेक दैट आउट। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट स्कोर से भी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रेडिट लेंथ, और 5 महीने इज जस्ट इनफ। तो आप जब यहाँ पे आओ तो एटलीस्ट गिव 4 to 5 months टू बिल्ड अ गुड क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट हिस्ट्री, ताकि आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इससे पहले लेने की कोशिश करोगे तो लोन रिजेक्ट हो सकता है और आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत बुरी तरह से हिट करेगा। बट अगर आप कार कैश में खरीदने वाले हो तो आप जॉब लगने के अगले दिन भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, शुड यू बाय अ न्यू कार और अ सेकेंड हैंड कार। अब यहाँ पे नवजोत आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। वी एक्चुअली बॉट अ न्यू कार बट वी सजेस्ट यू टू बाय एन ओल्ड कार। अब ये क्यों हमने न्यू कार ली इसका रीजन हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं व्हाई वी सजेस्ट यू टू बाय एन ओल्ड कार। पहला रीजन इज डेप्रिसिएशन। शोरूम से बाहर निकलते ही गाड़ी की वैल्यू 15% डेप्रिशिएट हो जाती है। ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो सेकेंड हैंड कार लेना ही सेंस बनती है, बिकॉज जितनी गाड़ी की वैल्यू टूटनी है वो टूट चुकी है ऑलरेडी एंड आपको गुड प्राइस पे गुड कार मिल सकती है। एंड दूसरा रीजन ओल्ड कार खरीदने का है दैट दी सेकंड हैंड कार्स आर गुड एज न्यू। हमने यहाँ पे 2020 इलांट्रा ली है जो कि हमें पड़ी 26,000 की। अगर हम 2017 मॉडल 40,000 किलोमीटर चला हुआ लेते तो वो हमें पड़ती 15 से $16,000 की। एंड 40,000 किलोमीटर कुछ भी नहीं होते कनाडा में, बिकॉज यहाँ पे रोड की कंडीशंस इतनी बढ़िया होती हैं कि गाड़ियां 2-2 लाख किलोमीटर चल जाती हैं। एंड तीसरा रीजन इज इफ यू आर अ न्यू ड्राइवर। अगर आपने पहले कभी लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं करी है तो वी वुड सजेस्ट यू टू बाय एन ओल्ड कार, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हाथ साफ हो जाएगा एंड 2-3 साल में आप एक बेटर कार के लिए अपग्रेड कर सकते हो। उसका ये फायदा है तब तक सैलरी भी अच्छी हो जाएगी एंड पता भी चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी कैसे चलानी है। अब हम बात करते हैं कि हमने न्यू गाड़ी क्यों ली और ओल्ड क्यों नहीं ली। हमने 2020 इलांट्रा ली है 0% फाइनेंसिंग, 0% डाउन पेमेंट पे, और वो हमें डील इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पे कोविड चल रहा था और कोई गाड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से नेक्स्ट मंथ नई 2021 जो इलांट्रा है वो वाली लॉन्च होने वाली है, सो दे बेसिकली नीड टू गेट ऑल देयर 2020 मॉडल्स आउट ऑफ देयर शोरूम। तो हमें नई गाड़ी पे $2,000 का डिस्काउंट भी मिला, और जैसे मैंने आपको बताया हमें 0% फाइनेंसिंग भी मिली। अगर हम पुरानी गाड़ी खरीदते तो हमें 2.5 से 3% का इंटरेस्ट रेट पड़ता और हमें कोई डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा था। नाउ लेट्स डू द मैथ्स। If you buy a 2020 Elantra for at 0% down and 0% financing for 5 years, तो monthly installment पड़ती है $400। And if you buy a 3-year-old Elantra 40,000 किलोमीटर जो चली होती है for $16,000 to $17,000 at 3% financing, which is average here, तो आपकी पेमेंट बनती है $320। तो अगर $80 पर मंथ में नई गाड़ी मिल रही है तो क्या बुरा है। But guys, this only makes sense if you are getting the car on 0% finance and you are getting a massive discount on the value of the car. अगर ऐसा नहीं है तो always 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 buy an old car. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच यू शुड स्पेंड ऑन अ कार। एंड इसका आंसर भी मैथमेटिकल है। बेसिकली आपकी कैरी होम इनकम जितनी है उसका 10% शुड बी योर कार का खर्चा एंड इंश्योरेंस टुगेदर। For example, if you are a couple and your carry home income is $6,000 after tax, तो उसका 10% which is $600 should be the total amount that you spend on your car. That includes your EMI and your insurance. अब आप पूछोगे कि ये 10% का नंबर कहां से ले आए हैं। गाइस, अगर आप YouTube सर्च करोगे या Google सर्च करोगे, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये 10% नंबर यूज करते हैं, एंड आई एक्चुअली चोज टू फॉलो इट। तो अगर आप एक कपल हो और $6,000 की इनकम आ रही है आपके घर में एंड आप कड़े वाली गाड़ी खरीदते हो, तो आपका $900 EMI जाएगा, $300 जो जाएगा वो इंश्योरेंस में जाएगा, तो टोटल 1200 का खर्चा होगा, विच इज 20% ऑफ योर कैरी होम इनकम, एंड यू बॉट टू मच कार। अब बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की, शुड यू बाय अ कार ऑन कैश, फाइनेंस और लीज। एंड इसको कंपेयर करने के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। आज नहीं करा तूने मुझे पता जान के नहीं करा। लैपटॉप पे। सो गाइस, बेसिकली मैंने ये कैलकुलेटर जो है ये इंटरनेट से लिया। आई थिंक ये Hyundai की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है।
और ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर है जिसके अंदर डिफरेंस पता चलता है फाइनेंस और लीज में, और आपको इवेंचुअली उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी आफ्टर से 5 ईयर्स। तो मैं जैसे इस साइड पे अगर देखूं फाइनेंस के बारे में, तो मेरे को अगर मैं 0% फाइनेंस पे जो मैंने ली है फॉर 60 मंथ्स लेता हूँ विद नो डाउन पेमेंट एंड ट्रेड इन, तो मेरे को टोटल वैल्यू पड़ती है $419 पर मंथ। और अगर मैं लीज करता हूँ गाड़ी तो वैसे तो अराउंड $130-140 सस्ती पड़ेगी पर मंथ, लेकिन ये 0% फाइनेंसिंग पे नहीं होती है लीज जो होती है, सो इट्स बेसिकली 1.49%। एंड यहाँ पे ना एक चीज होती है कि यू कैन नॉट ड्राइव मोर देन 20,000 किलोमीटर। उससे ज्यादा अगर आप करोगे तो आपको बहुत हैवी फाइन्स एंड बहुत ज्यादा पर किलोमीटर आपको देना पड़ता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट आप ये अगर नंबर देखो लास्ट में जो लिखे हैं, इन दोनों में सिर्फ $3,000 का फर्क है। इसका मतलब ये है कि जब लीज पे आप लेते हो गाड़ी तो सिर्फ $3,000 आप कम दे रहे हो, और 5 साल के बाद यू डू नॉट ओन द कार। लेकिन अगर आप फाइनेंस पे ले रहे हो तो आप उतने पैसे 3,000 ज्यादा देकर यू एक्चुअली ओन द कार। और आज की डेट में अगर मैं 5 साल पुरानी गाड़ी लेने जाऊं तो मेरे को कम से कम $10,000 की मिलेगी। तो मेरे को $7,000 का नेट नुकसान होता है अगर मैं लीज पे गाड़ी लेता हूँ वर्सेस मैं फाइनेंस कराता हूँ। अब हमने कार फाइनेंस कराई है जिसके हमें दो फायदे हुए। नंबर वन, वी हैव मोर कैश इन द बैंक। अब जब घर खरीदने जाएंगे 1 साल बाद तो हमें डाउन पेमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो अगर हम फाइनेंस कराते हैं कार तो हमारा 1 साल में उतना खर्चा नहीं होता जितना हमारा एक बार में कैश देने से होगा। तो बेसिकली जब हम घर खरीदने जाएंगे तो हमारे पास $15,000 या जो भी आपने जितने की भी कार लेनी है वो सब आपके बैंक में पड़ा होगा, और वो आपको हेल्प करेगा अपनी डाउन पेमेंट करने में। एंड दूसरा फायदा इज क्रेडिट स्कोर इंक्रीज। नाउ वन पार्ट ऑफ योर क्रेडिट स्कोर इज कॉल्ड क्रेडिट मिक्स। उसका मतलब ये है कि आप अलग अलग तरह के लोन लिए हैं आपने, और आप अलग अलग तरह के लोन हैंडल कर सकते हो। तो आपने कार लोन लिया है और आपका क्रेडिट कार्ड का जो आप बिल पे करते हो वो तो है ही, और इससे क्रेडिट ब्यूरो और बैंक्स को ये पता चलेगा कि आप ये सब हैंडल कर सकते हो, आप ये सब पे कर सकते हो, और जब आप घर खरीदने जाओगे तो आपको इसका फायदा होगा। एंड गाइज, इन तीनों में सबसे बेकार ऑप्शन है लीज की। बेसिकली यू एंड अप पेइंग द सेम अमाउंट जितना फाइनेंस कराते, एंड यू डोंट इवन गेट टू कीप द कार आफ्टर 5 years। इनिशियली लीज की ऑप्शन थोड़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट इज अ वेरी बैड फाइनेंशियल डिसीजन, सो यू शुड नॉट डू इट अनलेस यू हैव योर ओन बिजनेस एंड आप बिजनेस के नाम पे गाड़ी ले रहे हो। उससे आप अपनी बिजनेस की इनकम में से गाड़ी की लीज अमाउंट को डिडक्ट कर सकते हो और टैक्स बचा सकते हो। वैसे ये डिडक्शन फाइनेंस पे भी होती है, बट लीज कराने पे थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। सो ओनली बाय अ कार ऑन लीज अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप बिजनेस के नाम पे कार ले रहे हो। एंड गाइस, ये जो कार डीलरशिप होती है ना, ये आपको हमेशा बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी। एक्सटेंडेड कार वारंटी ले लो, एक्सेसरीज लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत कुछ वो आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे। बट इनके चक्कर में मत पड़ना। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूं ऑन हाउ टू नेगोशिएट द प्राइस ऑफ योर कार करेक्टली। हमने वही वाला तरीका यूज करा था एंड वी गॉट एन अमेजिंग डील। तो अगर कार खरीदने जा रहे हो तो पहले वो वाली वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब फाइनेंस कराने के लिए, गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। यू ओनली नीड योर पीआर कार्ड एंड योर ड्राइविंग लाइसेंस। बाकी बैंक का क्रेडिट स्कोर सब चेक करना वो बैंक खुद करेगा, एंड रजिस्ट्रेशन भी यूजुअली डीलरशिप करा के देती है। अगर आप गाड़ी प्राइवेट सेलर से ले रहे हो तो आपको सर्विस ओंटारियो जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, बट वो प्रोसेस बहुत सिंपल है। उसके अलावा गाड़ी उठाने से पहले आपको अपनी इंश्योरेंस करानी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट ओवरऑल जो प्रोसेस है और जो पेपर वर्क है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और हमने जब गाड़ी बुक कराई थी उसके 4 दिन बाद हमें डिलीवरी भी मिल गई थी। एंड अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, which is additional expenses associated with a car। इसमें सबसे ऊपर है कार इंश्योरेंस। अब गाइस, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में कार इंश्योरेंस इज वेरी हाई, स्पेशली इफ यू आर न्यू टू द कंट्री एंड नया नया लाइसेंस है। कार इंश्योरेंस ऑल्सो वेरीज अपॉन द एरिया विच यू लिव इन। अब हम लोग इटोबिको में रहते हैं, विच इज वेरी नियर टू टोरंटो, तो हम लोग पे करें इंश्योरेंस के लिए $269 पर मंथ। यही अगर हम मिसिसागा या ब्रैम्पटन में रह रहे होते तो हमारी इंश्योरेंस वुड हैव गॉन टू $350 प्लस। अब गाइस, कार इंश्योरेंस को कम कराने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है शॉपिंग अराउंड। अब मैं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के पास गया विच इज कॉल्ड ऑल स्टेट। वहां पे मेरे को इंश्योरेंस कोट मिला $398। और जब मैं अपनी जो करंट मेरी इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास जब हम गए, इट्स कॉल्ड द कोऑपरेटर्स, वहां पे मेरे को कोट मिला $269 का। कंडीशंस ऑलमोस्ट सारी सेम होती हैं, बट कोट में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा इंश्योरेंस अमाउंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेक ऑफ योर कार। अब कार्स लाइक होंडा, क्राइसलर एंड अमेरिकन कार्स लाइक फोर्ड एंड शेवरोले, उनकी इंश्योरेंस ज्यादा होती है,
बिकॉज वो चोरी ज्यादा होती है। I know this sounds weird, but this is what our financial advisor told us. इसीलिए हमने Hyundai चूज करी जिसकी इंश्योरेंस was $45 डॉलर $45। So इसीलिए we chose Hyundai जिसकी इंश्योरेंस कॉस्ट was $45 cheaper than if we would have bought a Honda Civic. बाकी SUV की इंश्योरेंस would be $5 to $10 cheaper because they are more safe than sedans. ऐसे ही अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लोगे तो वो भी आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। एंड एक और तरीका होता है अपनी इंश्योरेंस कम करने का, दैट इज टू डिक्लेयर दैट यू विल गेट विंटर टायर्स इन विंटर्स। एंड गाइस वो तो वैसे भी लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये गाड़ी उठाने से पहले लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब विंटर्स आएंगी और आपने अगर विंटर टायर्स नहीं लगाए और उसकी वजह से कोई क्लेम आ जाता है तो आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर इफ यू आर डिक्लेयरिंग दैट आप विंटर टायर्स लगाओगे तो आप विंटर टायर्स लगाओ इन विंटर्स। इंश्योरेंस के अलावा खर्चों में आते हैं विंटर टायर्स। अब जो विंटर टायर्स हमें पसंद है दे आर $150 प्लस टैक्स पर टायर। वो हम कभी विंटर के व्लॉग्स में डिस्कस करेंगे एंड शेयर भी करेंगे आपसे। एंड उसके अलावा सर्विसिंग जो नॉर्मल है वो तो खर्चे है ही। उस मामले में हमें Hyundai बेस्ट लगी क्योंकि पार्ट्स आर चीप, मेंटेनेंस इज लो एंड इंश्योरेंस इज लेस। एंड गाइस ये वाली गाड़ी हमने 2-3 उबर ड्राइवर्स की रिकमेंडेशन से ली है एंड दे सेड दैट Hyundai एंड Toyota आर टू मेक्स दैट आर द मोस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। फ्यूल कंजम्पशन भी कम है और इंश्योरेंस भी सस्ती है। सो गाइस दिस वाज द स्टोरी ऑफ हाउ वी बॉट अ कार। अब हम गाड़ी का रिव्यू भी कर सकते थे, गाड़ी भी दिखा सकते थे आपको, बट हमें लगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो गाड़ी कैसे खरीदनी है, क्या क्या चीजें देखनी है। और हम जैसे आपको पता है कि हर वीडियो में जितनी वैल्यू हो सकता है वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी गाड़ी वगैरह आपको हम आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।